हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेल ऑफ टेल्स की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इसमें से पहली स्टोरी है किंगडम लॉन्ग ट्रेल्स की, जहाँ एक राजा अपनी रानी के साथ बहुत खुश होता है। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। दोनों खुश भी हैं, लेकिन दुखी भी, क्योंकि रानी माँ नहीं बन सकती। इस बात से रानी बहुत दुखी रहती है। रानी को परेशान देखकर राजा भी बहुत दुखी रहता है। राजा दुनिया भर के डॉक्टरों हकीमों से रानी का इलाज करवाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। एक दिन रानी को खुश करने के लिए राजा अपने महल में सर्कस वालों को बुलाता है। उन सर्कस वालों में से एक औरत प्रेग्नेंट होती है, जिसे देखकर रानी एक बार फिर से दुखी हो जाती है और गुस्से में वह वहां से चली जाती है। रानी को परेशान देखकर राजा बहुत दुखी होता है। तभी अगले ही सीन में हमें दिखाई देता है कि एक बूढ़ा लंबा पतला आदमी जो महल में आकर राजा और रानी को इस बात का यकीन दिलाता है कि वो उनकी मदद कर सकता है। बस उन्हें बताना होगा कि वो बच्चे के लिए किस हद तक जा सकते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि आखिरी हद तक। यह सुनकर वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि वो जानता है कि नेचर कैसे काम करती है। वो उनसे कहता है कि पूरी दुनिया एक बैलेंस पर है। अगर वो एक जिंदगी चाहते हैं तो उन्हें एक जिंदगी सैक्रिफाइस भी करनी होगी। राजा और रानी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि राजा को एक सी मॉन्स्टर का शिकार कर उसका दिल निकालना होगा। वही दिल पकाकर रानी को खाना होगा, लेकिन यह दिल वही औरत पका सकती है जो प्योर और अकेली हो। राजा और रानी को बच्चा चाहिए था, इसीलिए हम देखते हैं कि अगले सीन में राजा सी मॉन्स्टर का शिकार करने निकल जाता है। राजा को एक बड़ा और सफेद रंग का मॉन्स्टर मिल जाता है। जब वो मॉन्स्टर सो रहा होता है तो राजा उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में फाइट होती है और इस फाइट में राजा उस मॉन्स्टर को मार डालता है। लेकिन इस फाइट में राजा भी बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले राजा उस मॉन्स्टर का दिल निकाल लेता है और उसे रानी के पास भेज दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि महल में रानी को एक ऐसी औरत मिल जाती है जो प्योर और अकेली रहती है। जब वो औरत उस दिल को पकाती है तो उसे भी अजीब सा महसूस होता है। वो देखती है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वही उस दिल को खाकर रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बाद रानी और वो औरत एक ही दिन बच्चे को जन्म देते हैं। दोनों लड़के होते हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे। उनके बाल भी सफेद होते हैं और वो बिल्कुल सफेद सी मॉन्स्टर की तरह लगते हैं। दोनों बच्चे बड़े होते हैं और गहरे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन रानी को यह दोस्ती रास नहीं आती। रानी अपने बेटे इलियास से जॉन को दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। एक दिन इलियास अपने कपड़े पहनाकर जॉन को रानी के पास भेजता है। रानी पहले तो समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही रानी को आभास होता है वो जॉन से उस किंगडम को छोड़कर जाने के लिए कहती है। जब जॉन वहां से जाने लगता है तो इलियस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी जॉन्स एक जमीन पर गड्ढा करता है जिससे पानी निकलने लगता है। जॉन्स इलियस से कहता है कि जब इस पानी का रंग लाल हो जाए तो तुम समझ जाना कि मेरी जान खतरे में है, और वह वहां से चला जाता है। इलियस रोज की तरह उस जगह पर आकर उस पानी को देखता है। एक दिन वो देखता है कि उस पानी का रंग लाल हो गया है। यह देखकर वो जॉन्स को ढूंढने निकल पड़ता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां जॉन्स रहता है। इस सीन में एक लड़की इलियस को गले लगाती है। इस सीन में हमें पता चलता है कि यह लड़की जॉन्स की पत्नी है, जो इलियस को जॉन समझकर गले लगा लेती है। इसी सीन में इलियस को पता चलता है कि जॉन्स 5 दिन पहले जंगल गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। यह सुनकर इलियस उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं रानी को जब पता चलता है कि उसका बेटा गायब है तो वो उसी लंबे पतले बूढ़े आदमी को बुलवाती है, जो एक बार फिर से मदद करने की बात तो करता है, लेकिन जान के बदले में जान मांगता है। रानी तैयार हो जाती है। अगले ही सीन में हमें घायल जॉन्स दिखाई देता है, जो जंगल में कहीं फंस जाता है। उसी सीन में एक फ्लाइंग मॉन्स्टर जॉन्स पर हमला कर देता है। मदद के लिए जॉन्स चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर इलियस वहां आ जाता है और मॉन्स्टर को मार डालता है। इलियस जॉन्स को लेकर वहां से चला जाता है। इसी सीन में हमें पता चलता है कि यह फ्लाइंग मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि रानी थी। इस बार जिंदगी के बदले रानी ने अपनी जान दी थी।
इलियस वापस किंगडम में आकर वहाँ का राजा बन जाता है और पहली स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। स्टोरी 2। दूसरी कहानी भी एक किंगडम की है, जहाँ एक राजा बहुत अय्याश होता है। वो हमेशा लड़कियों से घिरा रहता है और शराब के नशे में भी रहता है। राजा की कोई रानी नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। उसे आज तक कोई भी लड़की नहीं मिली। उसी महल के पास एक गांव में 2 बूढ़ी औरतें रहती थी, जिन्हें देखकर पता चलता है कि वो दोनों बहनें हैं और बिल्कुल अकेली रहती हैं। इन बूढ़ी औरतों में एक का नाम डोरा और दूसरी का नाम एमा होता है। दोनों गाना गाती थी, लेकिन दोनों की आवाज बिल्कुल भी एक बूढ़ी औरत की तरह नहीं लगती थी। एक दिन जब वो बूढ़ी औरत गाना गा रही होती है, तब राजा उनकी आवाज सुन लेता है। वे गाना गा रही थी। उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत अपने घर चली जाती है और राजा उसका चेहरा नहीं देख पाता। उसे लगता है कि वह कोई सुंदर लड़की है जो शर्म के मारे उसके सामने नहीं आ रही है। वो पीछा करता है और उन 2 बूढ़ी औरतों के घर जा पहुंचता है। डोरा एक लालची और चालाक बुढ़िया होती है, वहीं एमा डरपोक और सीधी होती है। जैसे ही डोरा को पता चलता है कि राजा उसके दरवाजे पर है, उसका लालच जग जाता है। राजा उनसे मिलने के लिए कहता है। एमा डोरा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डोरा नहीं मानती और राजा से कहती है कि वो आज उससे नहीं मिल सकती। वो 1 हफ्ते बाद जब दोबारा आएगा तो वो उसे अपनी बॉडी का एक पार्ट दिखाएगी। यह सुनकर राजा वहाँ से चला जाता है। राजा के जाने के बाद डोरा अपनी एक उंगली पर कुछ उपटन लगाती है, यह सोचकर कि इससे उसकी उंगली कुछ जवान हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं एमा, जिसने 1 हफ्ते तक अपनी उंगली मुंह में डाली होती है, उसकी उंगली कुछ जवान नजर आती है। राजा के आने पर डोरा एमा के लाख मना करने पर भी दरवाजे के पीछे से एमा की उंगली राजा को दिखा देती है। इसके बाद राजा उससे मिलने के लिए कहता है। यह सुनकर डोरा कहती है कि वो उससे मिलेगी, लेकिन रात के अंधेरे में जब वो मिले कोई लाइट नहीं जलनी चाहिए। राजा मान जाता है। डोरा रात के अंधेरे में राजा से मिलने उसके महल आती है। सुबह राजा को एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो गुस्से में डोरा को महल से नीचे फेंक देता है, लेकिन डोरा बच जाती है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है और डोरा को एक खूबसूरत लड़की बना देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा शिकार करने जाता है। उसे एक खूबसूरत लड़की नजर आती है। यह लड़की डोरा ही होती है। उसे देखते ही राजा को डोरा से प्यार हो जाता है। वो उसे अपने महल में ले आता है और उससे शादी करना चाहता है। तभी डोरा को अपनी बहन एमा का ख्याल आता है। वो उसे एक महंगा गाउन भिजवाकर उसे अपनी शादी में बुलवाती है। एमा से मिलते ही डोरा उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद एमा उससे पूछती है कि आखिर वो जवान कैसे हो गई। यह सुनकर डोरा उससे झूठ बोल देती है कि उसने अपनी बूढ़ी खाल उतरवा दी और जवान हो गई। एमा उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और एक लोहार के पास जाती है। उसे कुछ गहने और अपना महंगा गाउन देने की बात कर अपनी खाल उतारने के लिए कहती है। वो लोहार एमा से भी ज्यादा बेवकूफ होता है। वो उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोहार एमा को एक पेड़ से बांधता है और उसकी खाल उतारने लगता है। यह एक बहुत ही भयावह सीन है। इसके बाद एमा वापस आती है। वो खून से लथपथ होती है। उसे देखकर यह तो तय था कि वो ज्यादा नहीं जिएगी, और ऐसा ही होता है। इसी सीन में एमा की मौत हो जाती है। वहीं डोरा का असली चेहरा भी धीरे धीरे सामने आने लगता है। उसे जैसे ही इस बात का पता चलता है, वो महल से भाग जाती है और अपनी असली बूढ़े अवतार में आ जाती है। और इस कहानी की यहीं पर एक सैड एंडिंग हो जाती है। स्टोरी 3। यह कहानी भी एक किंगडम की है। यहाँ के राजा रानी की बहुत पहले मौत हो जाती है, लेकिन वो दूसरी शादी नहीं करता। उसकी एक बेटी है वायलेट, लेकिन राजा का अपनी बेटी से ज्यादा लगाव नहीं है। एक दिन राजा की उंगली में एक कीड़ा आकर बैठता है और उसका खून चूसने लगता है। यह देखकर राजा पहले तो उसे अपनी उंगली से हटा देता है, लेकिन फिर उसे मजा आने लगता है और उस कीड़े को अपना खून पिलाने लगता है। खून पिलाने के बाद राजा उसे एक शीशी में बंद कर देता है। अब राजा रोज उसे अपना खून पिलाता है। राजा का उस कीड़े से एक अलग ही तरह का लगाव हो चुका था। राजा इन सब में अपनी बेटी को भूल जाता है।
उसे उसकी शादी का कोई ख्याल नहीं आता। वहीं देखते ही देखते वो कीड़ा बड़ा हो जाता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर राजा को बहुत दुख होता है और राजा उसकी खाल उतरवाकर अपने पास रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा अपनी बेटी वायलेट के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी शादी कराना चाहता है। इसके लिए वो एक कंपटीशन कराएगा। यह सुनकर वायलेट खुश हो जाती है और दुखी भी। उसे दुख होता है कि वो अपना प्रिंस खुद नहीं चुन पाएगी, लेकिन वो फिर भी अपने पिता की बात मान लेती है। पूरे नगर में इस प्रतियोगिता का ऐलान हो जाता है और दूर दूर से कई प्रिंस इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने आते हैं। राजा दरबार में वहीं खाल टांग देता है और कहता है कि जो भी यह बताएगा कि यह खाल किसकी है, वायलेट उसी की होगी। बहुत से लोग ट्राई करते हैं लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाता कि आखिर ये खाल किसकी है। तभी वहाँ एक शख्स आता है और बेहद बदसूरत और डरावना होता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं। वो शख्स इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनना चाहता है। राजा मान जाता है। वो बुरा सा दिखने वाला आदमी स्किन को सूंघकर ही बता देता है कि यह किस कीड़े की खाल है। यह देखकर राजा और वायलेट दोनों चौंक जाते हैं। वायलेट दुखी होकर वहाँ से भाग जाती है और अपने पिता से कहती है कि वो आत्महत्या कर लेगी, लेकिन इस शैतान से शादी नहीं करेगी। राजा उसे कहता है कि वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता और वो जबरदस्ती अपनी बेटी को उस शैतान के साथ भेज देता है। वो शैतान उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है जहाँ वायलेट कई दिनों तक खूब रोती है। एक दिन जब वो शैतान शिकार के लिए जाता है तो वायलेट वहाँ से भाग जाती है। उसे दूसरी पहाड़ी पर एक औरत नजर आती है। वो उससे कहती है कि शैतान ने उसे यहाँ कैद करके रखा है। वो एक शहजादी है। यह सुनकर वो औरत अपने बेटों को वहाँ बुलाती है, जो रस्सी के सहारे वायलेट को वहाँ लेने आ जाते हैं। लेकिन तभी वो शैतान भी वहाँ आ जाता है। वो वायलेट को छोड़कर सबको मार डालता है। यह देखते ही वायलेट उस शैतान को गले लगा लेती है, जिसके बाद शैतान का गुस्सा शांत हो जाता है। वो वायलेट को अपनी पीठ पर बैठाता है और मौका पाते ही वायलेट उसका गला काट देती है और शैतान का सर धड़ से अलग कर अपने साथ अपने किंगडम में ले जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका पिता उस कीड़े की वजह से बीमार हो गया है। उसके पिता को अपनी गलती का एहसास होता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि उस बीमार राजा की मौत हो जाती है और शहजादी वायलेट अपनी बहादुरी की वजह से पूरे किंगडम की महारानी बन जाती है। धन्यवाद।